हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है और एग्जामिनेशंस में ये पूछा जाता है। आइए जानते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन के बारे में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बेंजीन के संदर्भ में, बेंजीन वाले चैप्टर में हम इसको पढ़ रहे हैं, तो बेंजीन का रिएक्शन किसी एसाइल ग्रुप वाले यौगिक के साथ होता है। एसाइल ग्रुप ये है जिसमें ये है कार्बन, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O और कार्बन के ऊपर एक R ग्रुप। तो ये RCO ग्रुप जो है वो एसाइल ग्रुप कहलाता है। और ये X जो है, अगर वो हैलोजन है या क्लोराइड है तो एसाइल क्लोराइड कहलाएगा। और अगर ये RCOO ग्रुप है तो ये जो यौगिक है जिसके साथ ये जो रिएजेंट है वो एनहाइड्राइड कहलाएगा। तो बेंजीन का या तो एनहाइड्राइड के साथ या एसाइल हैलाइड के साथ किसी लुईस एसिड कैटलिस्ट की उपस्थिति में अगर रिएक्शन करवाया जाए तो इस तरह से जो एसाइल ग्रुप है वो बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन, क्योंकि आपको मालूम है हर कार्बन पर बेंजीन के एक एक हाइड्रोजन है, तो किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये CrCO ग्रुप एसाइल ग्रुप इसमें जुड़ जाता है। तो जिससे आपको ये एसाइलेटेड प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त होता है। और ये रिएक्शन जो है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, और इसके द्वारा हमें मोनो एसाइलेटेड उत्पाद प्राप्त होते हैं, और जिससे जो कि रिएक्शन होता है बिटवीन एरीन्स एंड एसाइल क्लोराइड और एसाइल एनहाइड्राइड, यानी एरोमेटिक यौगिक एसाइल क्लोराइड या एनहाइड्राइड के बीच में अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है मोनो एसाइलेटेड प्रोडक्ट। और यह एक एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन है एरीन और एसाइलेटिंग एजेंट के मध्य किसी लुईस एसिड कैटलिस्ट की उपस्थिति में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक रिंग पर, जिससे एसाइलेटेड यौगिक वो भी मोनो एसाइलेटेड यानी एक एसाइल ग्रुप जुड़ता है। जैसा कि फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन एल्काइलेशन में हमने देखा था, एक से अधिक ग्रुप जुड़ जाते हैं। यहाँ खासियत ये है कि ये मोनो एसाइलेटेड प्रोडक्ट उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है इसमें, और इस अभिक्रिया को कहते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन। The products are deactivated and do not undergo a second substitution. मोनो एल्काइल प्रोडक्ट हमें क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो RC डबल बॉन्ड O एसाइल ग्रुप है, इस एसाइल ग्रुप में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर आकर्षित करता है, जिस वजह से ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन न्यून या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है और डेल्टा प्लस चार्ज इसके ऊपर होता है और डेल्टा माइनस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से ये जो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वह ये है कार्बन जो कि डेल्टा प्लस उसके ऊपर चार्ज रहता है और ये डेल्टा माइनस ऑक्सीजन के ऊपर रहता है। तो ये जो कार्बन है एसाइल ग्रुप का, ये बेंजीन रिंग के जो एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो बेंजीन रिंग है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, जिस वजह से एक बार एसाइल ग्रुप जुड़ने पर फर्दर यानी आगे और एसाइल ग्रुप इस बेंजीन रिंग पर नहीं जुड़ पाता। तो इसी वजह से मोनो एसाइलेटेड उत्पाद फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन के द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो एसाइल ग्रुप है RCO ग्रुप, यह एक डीएक्टिवेटिंग यानी निष्क्रियणकारी समूह है जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति निष्क्रिय या डीएक्टिवेट कर देता है। क्योंकि हमें मालूम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं का इस बेंजीन रिंग पर आक्रमण या इलेक्ट्रॉन्स नहीं का बेंजीन रिंग पर आक्रमण। तो अगर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है बेंजीन रिंग के अंदर तो इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन रिंग की ओर आकर्षण खत्म हो जाएगा और मोनो एसाइलेटेड उत्पाद के बाद फर्दर एसाइलेशन यानी और आगे RCO ग्रुप इस बेंजीन रिंग में किसी भी जगह पर
नहीं जोड़ेंगे। तो इसलिए मोनोएसाइलेटेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जबकि एल्काइलेशन यानी फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन में पॉली एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड उत्पाद प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप है वह बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देता है और इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण इस पर आसानी से हो जाता है। पॉली एल्काइल उत्पाद प्राप्त होता है, यानी मोनो एल्काइल के बाद रिएक्शन रुकता नहीं है जब हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन की। तो ये अंतर है फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन और एसाइलेशन के बीच में, जो आपको ध्यान रखना है। द प्रोडक्ट्स आर डीएक्टिवेटेड एंड डू नॉट अंडरगो अ सेकेंड सब्स्टिट्यूशन। ये जो उत्पाद है इसमें बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट या निष्क्रियकारी प्रभाव के कारण ये निष्क्रिय हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति, इसलिए दूसरा सब्स्टिट्यूशन या दूसरा प्रतिस्थापन बेंजीन रिंग के ऊपर नहीं होता और हमें मोनोएसाइलेटेड उत्पाद प्राप्त होता है। ये मोनोएसाइल बेंजीन उत्पाद है। Normally, a stoichiometric amount of Lewis acid catalyst is required because both the substrate and the product form complexes. आमतौर पे जितना अनुपात बेंजीन रिंग का और एसाइल रिएजेंट का, एसाइलेटिंग रिएजेंट का है, उतने अनुपात में कैटलिस्ट को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो एसाइलेटेड उत्पाद है वह भी लुइस एसिड कैटलिस्ट के साथ कॉम्प्लेक्स बना जाता है। ये भी जो है लुइस एसिड के साथ रिएजेंट कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो अधिक मात्रा में अगर लुइस एसिड कैटलिस्ट हो तो उत्पाद जो है चेंज होकर दोबारा कैटलिस्ट के साथ अन्य कॉम्प्लेक्स बना देता है और उस कॉम्प्लेक्स का फिर हाइड्रोलिसिस करके हमें उत्पाद प्राप्त करना पड़ता है। तो जो ये रिएक्शन है वो लंबी खिंच जाती है, उत्पाद की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए कैटलिस्ट जो है या उत्प्रेरक जो है उसका लुइस एसिड कैटलिस्ट उसकी जो मात्रा है वह स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में ही, स्टोइकियोमेट्रिक मात्रा में ही लिया जाना ज़्यादा बेहतर है। आइए हम देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन के जो बेंजीन के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं, बेंजीन के फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म या क्रियाविधि। जैसा कि पहला स्टेप आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले स्टेप में एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विद लुइस एसिड। लुइस एसिड क्योंकि उत्प्रेरक है इसलिए इस रिएजेंट को एक्टिवेट करता है, सक्रिय कर देता है, ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह कार्य कर सके। तो आप देख सकते हैं लुइस एसिड क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यून है और कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर्स अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म इसके ऊपर हैं, तो ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है इस इलेक्ट्रॉन्स को, और इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स बनता है। इस कॉम्प्लेक्स में आप देखिए एल्यूमिनियम क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर रहा है, ले रहा है, और जो क्लोरो ग्रुप है, हैलोजन के जो अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो उसने एल्यूमिनियम को दिया, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई Cl+, और यहाँ पर एल्यूमिनियम के ऊपर आ गया माइनस चार्ज। ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये संकुल फिर टूटकर इस तरह से आर की जगह यहाँ CH3 ग्रुप है, तो RCO एसाइलियम आयन इसे कहते हैं, वो प्रदान करता है। ये जो एसाइलियम आयन है ये भी, इसमें भी अनुनाद होता है। देखिए इसका दूसरा अनुनादी संरचना ये है, तो ये है ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं इसमें ये एसाइलियम आयन इन दोनों में स्थित रहता है, या ये दोनों स्ट्रक्चर्स ये बनाता है, संरचना ये बनाता है। और साथ में आप देखिए इसका काउंटर पार्ट जो आयन है AlCl4- उसके साथ है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है ये एसाइलियम आयन है, जो इसके दो अनुनादी संरचनाएं यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो पहले स्टेप के आखिर में एसाइलियम आयन इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन फाइल का उत्पादन या फॉर्मेशन होता है। आइए देखते हैं सेकंड स्टेप में क्या होता है। सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल बाय एरोमेटिक रिंग। तो दूसरे स्टेप में जो है ये जो एसाइलियम आयन है जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ये एक्टिवेटेड इसलिए है क्योंकि इसको एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ इसने कॉम्प्लेक्स बनाया है और ये इस रूप में आ गया है जिससे कि आसानी से ये इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम कर सकता है, कार्य को संपादित कर सकता है।
बेंजीन रिंग में क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, इसीलिए इस जो इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज़ है जो कि E+ है, वह बेंजीन रिंग की ओर आकर्षित होता है और बेंजीन रिंग अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा यहाँ इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, बॉन्ड बनाता है। यहाँ देखिए कि जो रिंग है वो एरोमेटिक रिंग है। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हकल रूल को फॉलो करता है। हकल रूल के अनुसार ये एरोमेटिक है और आपको मालूम है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो स्थायी होते हैं। जब ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ बॉन्ड बनाता है और इलेक्ट्रॉन स्नेही की ओर आकर्षित हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और इस तरह का बंध जब कार्बन और एरोमेटिक कार्बन और जो इलेक्ट्रॉन स्नेही के कार्बन के बीच में ये जो नया कार्बन कार्बन बंध बना, इसके साथ ही ये जो पाई बंध है वह टूट गया, आप देख सक रहे हैं। तो यहाँ जब आप वलय की ओर या एरोमेटिक रिंग को देखते हैं, बेंजीन रिंग को देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 1 2 and 3 4 यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एक एक पाई बंध में दो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स अभी दो बंद हैं इसके अंदर, और आप देख सकते हैं कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन का जो सिस्टम है वो यहाँ ख़त्म हो जाता है। यानी ये जो एरिनियम आयन मध्यवर्ती बन रहा है, ये मध्यवर्ती एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिकता इसकी ख़त्म हो गई है। तो एरोमेटिकता जब इसकी ख़त्म हो जाती है तो यानी ये जो स्टेप होगा ये इतना आसान नहीं होगा। ये स्टेप स्लो स्टेप होगा, जिसको कहते हैं RDS यानी रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये वाला स्टेप होगा क्योंकि ये गति निर्धारक चरण है। गति निर्धारक चरण इसलिए है क्योंकि यह सबसे धीमी गति का चरण है। वो धीमी गति का चरण इसलिए है क्योंकि बेंजीन रिंग की एरोमेटिकता यहाँ समाप्त होती है, तो इसलिए इतना फेवरेबल ये स्टेप नहीं होता है। तो बंध जो बन रहे हैं, वो नया बंध जो इसमें बन रहा है कार्बन कार्बन बंध, ये नया कार्बन कार्बन बंध बना, और जो बंध टूटा है वो ये पाई बंध टूटा है, जहाँ कि आप देख सकते हैं। और साथ में ये C डबल बॉन्ड C जो ट्रिपल बॉन्ड हो यहाँ दिखाया गया है, ये कार्बन ऑक्सीजन बंध का कार्बन ऑक्सीजन बंध में से एक बंध इसमें से टूट जाता है। तो ये बंध जो है ब्रोकन बॉन्ड्स में माना जाएगा और ये फॉर्म्ड बॉन्ड्स में यानी बॉन्ड बने हैं जो ये माने जाएंगे। ये जो साइक्लोहेक्साडाइनाइल कैटायन है, इसको साइक्लोहेक्साडाइनाइल कैटायन कहते हैं। यह कैटायन मध्यवर्ती बनता है इस अभिक्रिया के इस स्टेप के लास्ट में। तो ये जो साइक्लोहेक्साडाइनाइल कैटायन है, इस कैटायन मध्यवर्ती है। जब आप इस रिएक्शन को लिखें, इसके नीचे ये वाला नाम ज़रूर लिख दें। आइए देखते हैं स्टेप 3 में क्या होता है। ये ध्यान रखिएगा कि ये RDS यानी स्लो स्टेप है, और जब रिएक्शन या नोट्स लिखें तब इस चीज़ का उल्लेख इस एरो के ऊपर ज़रूर करें। स्टेप 3 देखते हैं हम। स्टेप 3 में डीप्रोटोनेशन एट कार्बन टू रीजनरेट एरोमेटिक रिंग। तो ये स्टेप जो है वो फास्ट स्टेप है। फास्ट स्टेप इसलिए है क्योंकि जो एरोमेटिकता ख़त्म हो गई है इस रिंग की, तो उसे वह पुनः प्राप्त करना चाहता है। इस वजह से ये जो कार्बन हाइड्रोजन बंध है, इसके बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन कार्बन में शिफ्ट हो रहे हैं, जैसा कि आप इस तीर के निशान के द्वारा देख रहे हैं। तो यहाँ डबल बॉन्ड दोबारा बन जाता है, ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, यानी ये वाला पाई बॉन्ड दोबारा बना। ये फास्ट स्टेप है, ये पाई बॉन्ड दोबारा बना है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो CH बंध है, क्योंकि इसके बंध के इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन के बीच में, इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गए, तो ये जो बंध है वो टूट जाता है। तो बॉन्ड ब्रोकन, CH बॉन्ड टूटा है और ये CC बॉन्ड नया बना है। और इसके साथ ही आप ये जो प्रोटॉन है वो कहाँ जाएगा, AlCl4 माइनस था, तो AlCl4 माइनस में से Cl के साथ ये हाइड्रोजन, ये जो H+ निकला इस Cl माइनस के साथ बॉन्ड बनाता है, तो एक HCl बन के निकल के आ जाता है और साथ ही निकलता है AlCl3। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टेप के आखिर में AlCl3 यानी जो कैटलिस्ट, लुईस एसिड कैटलिस्ट हमने
पहले वाले स्टेप में उसको यूज़ किया था, आखिरी वाले स्टेप में वो पुनः हमें प्राप्त हो जाता है। और साथ ही साथ साइड प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो इन दोनों के की वजह से बनता है। तो HCl H+ यहाँ से निकल रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को देकर, Cl- यहाँ हमें प्राप्त होता है, तो HCl ये रहा। और न्यूट्रल AlCl3 जो कि लुईस एसिड कैटलिस्ट था, हमने जो फर्स्ट स्टेप में जो हमने यूज़ किया था, वो हमें यहाँ पर पुनः प्राप्त होता है। इस स्टेप के आगे इस रिएक्शन एरो के ऊपर लिखेंगे फास्ट यानी तीव्र गति। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तीसरे चरण के जो तीसरा स्टेप है उसके आखिर में डीप्रोटोनेशन यानी प्रोटॉन का लॉस, प्रोटॉन का चला जाना, प्रोटॉन जो है उसका निष्कासन हो जाना। तो प्रोटॉन का लॉस हुआ है इस स्टेप में। और जो एरोमेटिक रिंग, ये एरोमेटिकता इसने वापस पा ली है इस 6 सदस्यीय वलय ने, और यानी बेंजीन वाला रिंग जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला था वह पुनः जनरेट हो जाता है, पुनः प्राप्त होता है। तो ये उत्पाद हमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा मोनो एसाइलेटेड बेंजीन उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ आप जब रिएक्शन लिखें तो इसके नीचे लिख लीजिएगा कि ये मोनो एसाइलेटेड बेंजीन है, TEDBENZENE, मोनो एसाइलेटेड बेंजीन है। इसके नीचे आप नाम लिख लीजिएगा। तो इस तरह से ये जो तीनों स्टेप के आखिर में हमें उत्पाद प्राप्त होता है। आइए देखें कि फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है। इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन एल्काइलेशन में गिव पॉली एल्काइलेटेड प्रोडक्ट। हमने स्टार्टिंग में भी इस वीडियो के पढ़ा था, या इससे पहले वाला जो वीडियो था फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन के बारे में, उसमें भी हमने देखा था कि फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन में पॉली एल्काइलेटेड यानी एक से अधिक एल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग में प्रतिस्थापित हो जाते हैं। हमने देखा भी था कि आर इस तरह से एक से अधिक जो हाइड्रोजन हैं बेंजीन रिंग के, वो प्रतिस्थापित होते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन के द्वारा, और इस तरह से हमें पॉली एल्काइलेटेड उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन का यह फ़ायदा है कि फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन से जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है उसका अगर हम रिडक्शन करें तो हमें मोनो एल्काइलेटेड बेंजीन प्राप्त होता है, इच्छित यानी जो प्रोडक्ट हम चाहें उस तरह का प्रोडक्ट, उस तरह का एल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग में लगा हुआ मिलेगा, वो भी एक। क्योंकि जो फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन है उसमें केवल एक एसाइल ग्रुप जुड़ता है, दूसरा नहीं जुड़ पाता है क्योंकि ये निष्क्रियणकारी है, और आगे दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को ये अपनी ओर आने के लिए रोक देता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की बेंजीन रिंग में कमी हो जाती है। तो मोनो एसाइलेटेड बेंजीन उत्पाद जो एसाइलेशन से, फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन से प्राप्त होता है, उसका अगर हम रिडक्शन करते हैं तो हमें मोनो एल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है सब्स्टिट्यूटेड, और जो कि फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन के द्वारा मोनो एल्काइल उत्पाद हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो मोनो एल्काइल बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड उत्पाद प्राप्त नहीं हो पाता, जो कि अगर इच्छित उत्पाद हो तो ये प्राप्त नहीं हो पाता। तो आप देखिए कि एसाइलेटेड प्रोडक्ट्स जो फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन से हमें प्राप्त होते हैं वो एल्केन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन या वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन के द्वारा। तो ये वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन है जिसके द्वारा आप देख सकते हैं कि C+O यहाँ CH2 में कन्वर्ट या रिड्यूस हो गया है, और हमें मोनो एल्काइल प्रतिस्थापित बेंजीन हमें प्राप्त हुआ है उत्पाद के रूप में। तो जो कि एक उच्छित उत्पाद होगा। वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन में जो भी एसाइल ग्रुप होता है उस एसाइल ग्रुप को हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं जिससे एक हाइड्राजोन मिलता है, और हाइड्राजोन को किसी क्षार के साथ रिएक्ट करवाते हैं जिससे कि एल्केन हमें प्राप्त होते हैं। तो ये हाइड्राजीन है और ये हाइड्राजोन है। ये देखिए रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टू एल्केन्स। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन माना जाए, ये कीटोन माना जाए, और उसका जो हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करवाया गया कार्बोनाइल यौगिक है। ये कार्बोनाइल यौगिक इसलिए है क्योंकि C+O है, तो उसका हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करवाया और हमें मिला हाइड्राजोन। दिस इज़ हाइड्राजोन।
ये हाइड्राजोन है, ये हाइड्राजीन है और ये कार्बोनाइल यौगिक है। और इनका रिएक्शन करने के बाद जो उत्पाद मिला उससे यानी हाइड्राजोन प्राप्त हुआ, उसका बेस के साथ हमने रिएक्शन करवाया और हमें एल्केन प्राप्त हुआ। तो ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो CH2 में कन्वर्ट हो गया, यानी एल्काइल ग्रुप में या एल्केन में कन्वर्ट ये हो जाता है। तो इस तरह से हम जो एल्काइल प्रतिस्थापित है बेंजीन, मोनो एल्काइल प्रतिस्थापित बेंजीन को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो क्लेमेंसन वुल्फ किर्शनर रिडक्शन है, यह उन यौगिकों के लिए है जो कि बेस की उपस्थिति में स्थायी रहते हैं। अब ऐसे एसाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, एसाइल प्रतिस्थापित बेंजीन जो बेस की उपस्थिति में स्टेबल नहीं होते हैं, अभिक्रिया कर जाते हैं, उनके लिए क्या, उनके लिए जो है क्लेमेंसन्स रिडक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। तो हम देखते हैं ये क्लेमेंसन रिडक्शन जो है उन एल्डिहाइड या कीटोन के लिए है जो कि किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड में भी वो स्टेबल रहें, उनसे अभिक्रिया ना करें, लेकिन बेस में वो रिएक्ट कर जाते हैं, बेस में उनका रिएक्शन हो जाता है। तो जो बेस में जैसा कार्बोनाइल यौगिक जो बेस की उपस्थिति में रिएक्ट करते हैं उनको वुल्फ किर्शनर के द्वारा रिड्यूस या अपचायित किया जाता है। और जो एसिड में स्टेबल जो बेस के द्वारा रिएक्ट कर जाते हैं, बेस में रिएक्ट कर जाते हैं, उनको क्लेमेंसन रिडक्शन के द्वारा अपचायित किया जाता है। और जो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो उनको क्लेमेंसन रिडक्शन के द्वारा अपचायित नहीं करके उनको वुल्फ किर्शनर में अपचायित करते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए। देखिए, जो वुल्फ किर्शनर रिडक्शन था कार्बोनाइल यौगिकों का, वो बेस की उपस्थिति में KOH की उपस्थिति में करवाया गया था। यानी ऐसे कार्बोनाइल यौगिक जो बेस की उपस्थिति में स्टेबल रहें, स्थायी रहें, वो वुल्फ किर्शनर रिडक्शन उनका करवाकर एल्काइलेटेड उत्पाद प्राप्त किया जाता है। लेकिन ऐसे कार्बोनाइल यौगिक जो कि बेस में स्थायी नहीं रहते, रिएक्ट कर जाते हैं, एसिड में स्टेबल रहते हैं, उनका क्लेमेंसन रिडक्शन करवाया जाता है, क्लेमेंसन अपचयन करवाया जाता है। तो यहाँ देखिए ये C डबल बॉन्ड OR है और इसको अगर आप बेंजीन रिंग माने, यानी ये R अगर AR यानी C6H5 हो, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी AR या C6H5 होगा और इसका ये जो C डबल बॉन्ड O है वो CH2 में परिवर्तित हो जाएगा। जिंक और HCl, जिंक एमलगम और HCl की उपस्थिति में इसको हीट कर दिया जाए, इस कार्बोनाइल यौगिक को जो कि एसाइलेटेड यौगिक है, जो कि हमें फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन से प्राप्त हुआ, उसका अगर हम क्लेमेंसन रिडक्शन करवाएं तो वो C डबल बॉन्ड O CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लेमेंसन रिडक्शन का जो मैकेनिज्म है वो उसका एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। सो द सबस्ट्रेट मस्ट बी स्टेबल टू स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ जो ये सबस्ट्रेट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड में स्टेबल रहता है। द क्लेमेंसन रिडक्शन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू वुल्फ किर्शनर रिडक्शन which is run under strongly basic conditions। तो क्लेमेंसन और वुल्फ किर्शनर रिडक्शन एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि क्लेमेंसन रिडक्शन एसिड में होता है और जो सबस्ट्रेट क्षार में रिएक्ट कर जाते हैं वो क्लेमेंसन रिडक्शन के द्वारा एसिड में अपचयित किए जाते हैं, और जो सबस्ट्रेट एसिड में अस्थाई हैं वो बेस की उपस्थिति में वुल्फ किर्शनर रिडक्शन के द्वारा अपचयित कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो उत्पाद हमें एसाइलेशन के बाद प्राप्त होता है, फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन के बाद, उसका अपचयन करके हम फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन की बजाय जिससे पॉली एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, उसके बजाय हम मोनो एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हम एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ आप देखिए, जो क्लेमेंसन रिडक्शन है वह ये जो एरोमेटिक रिंग, यहाँ ये एरोमेटिक रिंग है, यानी इस एरोमेटिक रिंग में 3 डबल बॉन्ड्स हैं,
उन डबल बॉन्ड्स को अपचयित नहीं करता। क्लेमेंसन रिडक्शन एक सिलेक्टिव यानी चयनात्मक रिडक्शन अपचयन प्रक्रिया है जो सी डबल बॉन्ड ओ को रिड्यूस करता है, अपचयित करता है, बाकी रिंग को ये अपचयित नहीं करता। सेम टू सेम हम वुल्फ किश्नर रिडक्शन के बारे में भी बात कर सकते हैं कि वुल्फ किश्नर रिडक्शन में भी जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, वुल्फ किश्नर रिडक्शन में भी यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड हैं लेकिन उनका अपचयन नहीं हो रहा है इसमें, और वुल्फ किश्नर जो रिडक्शन या अपचयन है वो सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये भी एक सिलेक्टिव यानी चयनात्मक अपचयन प्रक्रिया है जिसमें एक खास क्रियात्मक समूह का ही या एक खास रीजन का ही रिडक्शन हो रहा है, बाकी जो मॉलिक्यूल है उसका अपचयन नहीं हो रहा है। लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन की सीमाएं क्या है? ये फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन की जो सीमाएं हैं वो फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन से मिलती जुलती हैं एक बात पे कि यदि बेंजीन रिंग के ऊपर बेंजीन रिंग में पहले से ही कोई निष्क्रियणकारी, प्रबल निष्क्रियणकारी जैसे नाइट्रो, सल्फोनाइल या CH3 समूह अगर इसके साथ जुड़े हुए हों, ऐसी स्थिति में फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन नहीं हो पाता है। यही चीज़ हमने फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन में देखी थी। वहाँ पर भी यदि कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी, प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है तो रिएक्शन नहीं हो पाता, यानी फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन या एसाइलेशन दोनों ही नहीं हो पाते हैं। तो दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को पॉज करते हुए या रिपीट करते हुए देखेंगे तो आसानी से पूरी बात को समझ जाएंगे। फिर भी अगर आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम आती है समझने में तो आप मुझे पर्सनली क्लासरूम में या व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।